या वायरस या जो इन्फेक्शन बढ़ाने वाली जो चीजें हैं वो हटाने के लिए ये काफी हमारे लिए हेल्प होती है। और ये जो लिम्फ नोड यानी कि जो गांठें हैं ये कई जगह पे पाई जाती है, जैसे हमारे गले की जगह पे पाई जाते हैं ज्यादातर, हमारे नीचे पाई जाती हैं सबसे ज्यादा, हमारी थाई और लोअर एब्डोमेन यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। और इसके अलावा घुटने के पीछे, कोहनी पे, एब्डोमिनल कैविटी में, थोरेसिक रीजन में, पूरे शरीर में फैली हुई होती है। एक दो रीजन को छोड़ के, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होती है, आंखों की कॉर्निया में नहीं होती है, बाकी सभी जगह पे शरीर में पाई जाती हैं। जो हमारे ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम है, यहाँ से करने की बहुत ज्यादा संभावना है। हमारे पेपर में बाहर से क्वेश्चन आते हैं कि ऑर्गन आ सकते हैं कि कौन से इम्यून सिस्टम के हैं और कौन से नहीं हैं। जैसे कि टॉन्सिल, टॉन्सिल्स हमारा इम्यून सिस्टम का ऑर्गन है। थाइमस है, ये ऑर्गन है। और बोन मैरो है, लिम्फ नोड है, ये ऑर्गन है। गांठे जो भी मैं पढ़ा रहा था, लिम्फ नोड। स्प्लीन, स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग है। इसको हम आरबीसी का मृत आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। और इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इससे बड़ा ऑर्गन है ये हमारा। और जो आरबीसीज होती हैं डेड होके यहीं पे जाती हैं, 120 दिन में आरबीसीज का डे पूरा होता है और यहाँ पे जाके। और इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि बैंक ऑफ आवर बॉडी कौन सा है। स्प्लीन को भी ब्लड बैंक कहते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। और जो मरने वाली जो सेल्स होती हैं आरबीसीज, वो यहीं पे रहती है। और इस ग्लोबिन को में भेज देते हैं और वहां से वो फिर बिलिरुबिन यानी कि जो हमने बाइल जूस में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, लीवर बाइल जूस बना देते हैं, यानी कि बेकार चीज की भी कुछ अच्छी चीज बना देता है। कि जो सेल डेड हो चुकी है उनकी भी देखो कुछ ना कुछ यूजफुल चीज बना दिया, कूड़े के भी वेस्ट कुछ यूजफुल बन गया। बाइल जूस जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प होता है, जो इसका काम होता है लिपिड्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, तो इसका काम हो गया। इसके अलावा पेयर पैचेस, ये हमारे इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड वाला पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम के अंदर सबसे ज्यादा पेयर पैचेज होते हैं। और ये यहाँ से भी लिम्फ सिक्रेट करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया अगर गलती से आ भी जाता है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता वहां पे, तो अंदर से प्रोटेक्शन के लिए पेयर पैचेज होते हैं। इसके अलावा अपेंडिक्स, जो इस बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, अपेंडिक्स ये कहाँ पर होता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग का जो पॉइंट पार्ट है जिसको हम सीकम कहते हैं, सीकम में अपेंडिक्स होता है। इसको ऑलमोस्ट हम वेस्ट ऑर्गन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में अपेंडिक्स जो होता है लिम्फ ऑर्गन में से एक है। ये मेन चीजें हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी देखा हमने, दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट जो इम्यूनिटी होती है वो इनबोर्न यानी कि पैदाइश से होती है, हमें पेरेंट्स से मिलती है, उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। हिंदी में इसको अर्जित, अर्जित कहते हैं, अर्जित प्रतिरक्षा। और एक्वायर्ड को उपार्जित प्रतिरक्षा हिंदी में कहते हैं। और इसके अन्य नाम है एडेप्टिव इम्यूनिटी, लर्नड इम्यूनिटी, ठीक है। और जो इनेट इम्यूनिटी होता है नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करती है, मतलब कि एक साथ बहुत सारी चीजों को कवर कर सकती है, बहुत सारे बैक्टीरिया को एक साथ संभाल सकती है, उनको रिस्पॉन्ड कर सकती है। जैसे कि मेरे शरीर में एक साथ कोरोना भी आ गया, मलेरिया भी आ गया, डेंगू भी आ गया, बहुत सारे वायरस ने एक साथ अटैक कर दिया, तो जो सबसे पहले और सबसे जो फास्ट जो रिस्पॉन्स होगा वो इनेट इम्यूनिटी का होगा। जो इनेट इम्यूनिटी है ये एक साथ बहुत सारे वायरसेस को संभाल सकती है और तुरंत एक्शन होता है इसका, इमिडिएटली। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करती है, मतलब कि किसी विशेष पर्टिकुलर, जैसे कि सिर्फ अभी जो चला हुआ है सिर्फ कोरोना ही सबसे बड़ा वायरस बना हुआ है आजकल, तो उसके लिए जो बॉडी के अंदर नेचुरली जो इम्यूनिटी बननी है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि स्पेसिफिक होती है,
कोई स्पेसिफिक वायरस, स्पेसिफिक बैक्टीरिया, स्पेसिफिक एंटीजन जो हमारे शरीर में आ गया है और जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको दूर करने के लिए। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की खासियत है यहाँ पे, अगर यहाँ की एंटीबॉडी ने उस वायरस को खत्म कर दिया तो हम ठीक हो जाएंगे। अगर ये वाली जो इम्यूनिटी उस वायरस को ठीक करने में असफल हो गई तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो करो या मरो वाली स्थिति होती है। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जीत जाएगी तो हम जिंदा रहेंगे, अगर ये नहीं जीत पाती, ये फेल हो जाती है, तो हमारी तुरंत डेथ हो जाएगी। और इसका जो रिस्पॉन्स होता है थोड़ा टाइम लेती है चीजें, क्योंकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में भी पढ़ाऊंगा आपको, उसमें ये चीजें आती हैं और उस चीज में आने में टाइम लगता है, जबकि इनेट इमिडिएटली इमीडिएटली वर्क करती है, तुरंत सेकंडों के अंदर स्टार्ट हो जाती है चीजें। और विशेष बात, इनेट इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं होती है, जबकि एक्वायर्ड में मेमोरी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमें हमारे शरीर के अंदर से अपने आप बन रही है, उसको नेचुरल कहते हैं। आर्टिफिशियल जो बाहर से डाली गई है, उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। नेचुरल के दो पार्ट, आर्टिफिशियल के दो पार्ट, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव यानी कि शरीर के अंदर, मेरे अंदर कोरोना का वायरस आ गया और अपने आप ही मेरे शरीर की इम्यूनिटी बनी, अपने आप ही, मुझे कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं अपने आप ही ठीक हो गया, अपने आप ही मेरी इम्यूनिटी अच्छी थी, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी ने रिस्पॉन्ड किया। अब मेरे अंदर कोई वायरस आ गया, खासकर छोटे बच्चों में जब कोई चीज आ जाती है, अब उसको क्या हुआ, वो अपने आप तो सक्षम नहीं है उस बाहर के वायरस से लड़ने के लिए, तो क्या करेगा, उनको माँ का दूध पिलाया जाता है या माँ का खून दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी वो क्या होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ पाते हैं और बच्चा जीवित रहता है, तो वो पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आएगा। और आर्टिफिशियल यानी कि जो बनावटी बनाया गया है, जैसे कि वैक्सीन, जो भी टीका बना है कोरोना का, कि बाहर से वैक्सीन क्या होती है, एक बड़े वायरस की, जो वायरस होता है उसको वीक कर दिया जाता है, उसकी पावर को कम कर दिया जाता है, वही एक्चुअल में वैक्सीन होती है। यानी कि वायरस ही वैक्सीन है लेकिन उसकी पावर कम है। अब वैक्सीन आएगा तो बॉडी ऑटोमेटिक एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी तो हम ठीक रहेंगे। जब एक बाद में कभी एक्चुअल में जो बड़े वाला वायरस हमारे शरीर में आएगा तो ऑलरेडी हमारी एंटीबॉडी बनी हुई है, तो वो वायरस हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए वैक्सीन ले लेनी चाहिए। पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, डायरेक्ट इमीडिएटली जब हमें इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है, जैसे कि सांप ने काट लिया, इमरजेंसी वाली स्थिति है भैया, दवाई नहीं चढ़ाई ना तो 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे में डेथ हो जाएगी, तो वहां पे तो हमें इमीडिएटली बनी बनाई इम्यूनिटी चाहिए। वहां पे हम वैक्सीन का वेट नहीं करेंगे, वहां पे हम इन चीजों का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीजों को बनने में महीना लग सकता है, 10-15 दिन लगेंगे बनने में, जब तक तो सांप का जहर काम कर जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। तो इमीडिएटली हमें इमरजेंसी वाली स्थिति में है तो हमें पैसिव इम्यूनिटी हमें करनी पड़ेगी, और ये क्या होगी, बने बनाए इम्यूनिटी। जैसे कि जहर के कंडीशन में हमने एग्जांपल दिया था, घोड़ों का सीरम लगा दिया। अब दूसरी हम लगा लेते हैं कि कोरोना से कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाली स्थिति में पहुंच गया है कोई पेशेंट, तो डॉक्टर क्या करेगा, जिसको पहले कोरोना हो चुका है उसका ब्लड सैंपल लेगा, ब्लड सीरम लेगा और वहां से एंटीबॉडी लेगा, क्योंकि जो कोरोना से ठीक हो गया है पेशेंट, उसके शरीर के अंदर कोरोना की एंटीबॉडी बनी हुई है जो कोरोना के वायरस को दूर कर सकती है। तो ऐसे पर्सन का ब्लड लिया जाएगा और वो जो इमरजेंसी वाली कंडीशन में जो पेशेंट है उसको डाल दिया जाएगा, तो वो बच जाएगा इस स्थिति में। तो डॉक्टर लोग इस तरीके से भी इन चीजों को यूज करते हैं इमरजेंसी की स्थिति में। इम्यूनिटी हमने पढ़ा था कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारे शरीर को बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन, फंगल आदि जो भी चीजें हैं जो हमारे, इसको फॉरेन मैटर कहते हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। कल क्वेश्चन आया था आप लोगों के लिए, मैंने स्लाइड बना दिया। एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है। मैंने बताया था ना, एंटीजन क्या है, आतंकवादी, और एंटीबॉडी क्या है, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस।
बाहर से कोई फॉरेन मैटर आया, आतंकवादी हमारे देश में आया, वो हमारे देश को नुकसान करेगा। यानी कि देश यानी कि हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंदर जो हमारे लोग हैं, हमारे यानी ऑर्गन्स, हमारी सेल्स है, उनको नुकसान करेगा, वो एंटीजन है। जैसे कि कोरोना का वायरस, मलेरिया का बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है, डेंगू का जो इन्फेक्शन पहुंचाने वाली चीज है, वो एंटीजन है, वो आतंकवादी है, वो हमारे शरीर को नुकसान करने वाला है। उसको किल करने के लिए जो बॉडी के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको एंटीबॉडी कहते हैं। यानी कि पूरा सिस्टम को तो इम्यून सिस्टम कहेंगे, लेकिन जो पर्टिकुलर जाके उस आतंकवादी को किल करेगा, जैसे कि डायरेक्ट जो पुलिस वाला जाकर के उसका इनकाउंटर करेगा, वो इनकाउंटर करने वाला एंटीबॉडी है, यही किल करेगा उस आतंकवादी को जो शरीर में आ गया है। आतंकवादी यानी एंटीजन। एंटीजन क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन, जो भी चीज है वो सब एंटीजन है। ऊपर आप पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल यहाँ से समझने की कोशिश करें। देखो ये दिख रहा है आपको, ये येलो कलर का ये एंटीजन है, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको। अभी देखो इसके ऊपर ये एंटीबॉडी आ गई। एंटीबॉडी का वाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये, और ये आगे इस पे चिपक गई, चारों तरफ से इसको घेर लिया, और घेर लिया, अब इसको मार देगी ये एंटीबॉडी। इस तरीके से आप इसको समझिए बड़े स्ट्रक्चर से। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हो गया। नीचे वाला तो स्टेबल होता है, ये जो ऊपर येलो कलर में दिखाया गया है, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जिस टाइप की एंटीजन का जो शेप होगा, ये एंटीबॉडी का शेप उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, देखिए यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर है, अब मान लेता हूं इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, किसका? एंटीजन का। तो हमारी एंटीबॉडी का ऑटोमेटिक ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग, एंटीजन के अकॉर्डिंग ये हमारी जो एंटीबॉडी है शेप ले लेगी। अब एंटीजन का, मान लेते हैं एंटीजन का जो शेप है वो इस टाइप का है, ये वाला शेप है किसका? एंटीजन का, वायरस का। तो जो हमारी एंटीबॉडी होगी वो अपने आप इस तरीके का शेप बना लेगी जिससे वो इस एंटीजन को किल कर सके, मार सके। तो यानी कि जो ऊपर येलो वाला पार्ट होता है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एंटीजन का साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग। ऊपर देखो चार पांच साइज दिखाए हुए हैं, देखो इसका साइज कैसा है, इसका थोड़ा सा बदल गया, इसका देखो कैसा है। यानी कि डिपेंड करता है कि वायरस का साइज कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये एंटीबॉडी अपना साइज बना लेती है और उसको मार देती है। यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में आपको दिखा भी रखा है कि किस तरीके से ये एंटीजन के साथ चिपकती है, और फिर उस एंटीजन को, बैक्टीरिया को, वायरस को कैसे किल करती है एंटीबॉडी। अब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं, कल छूट गया था, आज आप समझिए इसको। डिफेंस सिस्टम, तीन सिस्टम होते हैं मेनली। आप लोगों ने जैसे कि, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये हमारे मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे। अब आपने सुना होगा ना, एक गार्ड यहाँ पे खड़ा है, एक गार्ड यहाँ पे खड़ा है, एक गार्ड यहाँ पे खड़ा है, एक इसके, सुना होगा ना आप लोगों ने, इस तरीके का सर्कल होता है, ये हो गया एक लाइन। इसी प्रकार चार से पांच लाइन बनाई जाती हैं सिक्योरिटी की। ये बाहर से और चीजों पे नजर रखते हैं। ठीक है, यानी कि इसको मैं लाइन से मिला दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होगी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाहर से अगर कोई आतंकवादी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश करेगा तो ये गार्ड हैं, ये उसको रोकेंगे। इस तरीके से, और भी इस तरीके से कई सर्कल होते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि जो हमारा मेन जो चीज है उसको बचाने वाले होते हैं। तो मैंने तीन लाइन ड्रॉ कर दिया, आपको समझ आया होगा। और हमारी मेन चीज क्या है? हमारा प्राइम मिनिस्टर कहाँ बैठा है? सबसे अंदर, ये रहा, ये प्राइम मिनिस्टर अंदर बैठा है। अब ये हो गई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहली जो सुरक्षा कवच, जो बाहर से ही रोक देगी। भैया पब्लिक मत आओ, बाहर से रोकने वाले होते हैं ना लोग, गार्ड वाले। अब कुछ लोग फिर भी जबरदस्ती घुस जाते हैं, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फिर वो बीच में रोक देंगे, नहीं नहीं आगे नहीं जाना, आगे सेफ नहीं है, मना है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ लोग उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस,
सबसे अंदर डिफेंस होती है, सबसे मेन सिक्योरिटी होती है। अगर उस पर्सन ने इसको क्रॉस कर दिया तो डायरेक्ट वो पीएम से मिल जाएगा। अगर ये नुकसान करने वाला पर्सन होगा तो पीएम को मार देगा। तो वो स्थिति होती है। यानी कि आप इसको वायरस समझो, ये वायरस है। पहली लाइन को क्रॉस किया, ठीक है, दूसरे में आ गया। अब दूसरी लाइन को क्रॉस कर लिया, फिर थर्ड लाइन काम करेगी, और थर्ड लाइन को भी इस वायरस ने क्रॉस कर लिया तो अंदर जाके पीएम को मार देगी और हमारी डेथ हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार ये काम करते हैं। ये लाइन क्या है? लाइन क्या है? उसको रोकने का तरीका है ताकि वो अंदर ना जाए। अब आप इस दूसरे इससे पढ़ेंगे जो मैंने लिखा हुआ है, देखिए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमारे शरीर की जो बाहर से प्रोटेक्शन करने वाला कौन है? हमारी स्किन है। सबसे पहले तो स्किन पे आएगा ना वायरस हमारी। अगर स्किन में घाव लगे होंगे, कटी फटी होगी, तो बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा, है ना। तो सबसे आउटर मोस्ट जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए स्किन है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी नाक में होती है, हमारी ट्रेकिया में होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो बाई चांस सांस के जरिए जो बैक्टीरिया जा रहा है उसको रोकती है। आंखों में का आंखों में कोई चीज जाने की कोशिश करेगा बैक्टीरिया, और रुक जाएगा, क्योंकि आंखों में क्या होती है, आंखों में आंसू आ जाएंगे और आंसू से वो बैक्टीरिया वापस बाहर निकल जाएगा। कानों में जाने की कोशिश करते हैं, कानों के अंदर मैल होता है, वो वहीं पर रुक जाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट से जाने की कोशिश करेगा, और यूरिन का फ्लो हमेशा बाहर की तरफ होता है, वन डायरेक्शनल। बाई चांस यूरिन के जरिए वो वायरस गया, तो जब हम यूरिन पास करेंगे तो पानी के फ्लो के साथ वो बाहर निकल जाएगा। तो ये भी हमारे प्रोटेक्शन में आएगा। माउथ, माउथ के अंदर स्लाइवा होता है। बाय चांस कोई गलत चीज हमने खा ली और हमने अच्छे से मुंह में चबाया, तो स्लाइवा जो होता है स्लाइटली एल्किलाइन मीडियम का होता है, वो उसको किल कर देगा। स्टमक, फिर भी कोई चीज गलती से हमारे पेट में चलेगी तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वहां पे जाके वो बैक्टीरिया मर जाएगा। अगर उसके बाद भी थोड़ी और ज्यादा गलत चीज हो जाएगी तो हमारे इंटेस्टाइन में, अपने बताया था ना, इंटेस्टाइन में जो पेयर पैचेज होती हैं, वो वहां पे उसको मार देगी। या फिर गलत चीजें खा लेने से उल्टी आ जाएगी। उल्टी भी तो हमारा डिफेंस सिस्टम है। ये फर्स्ट लाइन में आएंगी सारी चीजें, ये सबसे पहले जो वर्क करती है। गुड बैक्टीरिया, वेजाइना, लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और स्किन के ऊपर भी गुड बैक्टीरिया होते हैं। मतलब कि अगर कोई वेजाइना की जगह से कोई बैक्टीरिया अंदर जाने की कोशिश करेगा, वहां पे ऑलरेडी बैक्टीरिया बैठे हुए हैं अच्छे वाले, जो नुकसान नहीं करेंगे, हमारे अच्छे के लिए होते हैं। तो उनको जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी तो वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब कि पहला सुरक्षा कवच हमारे शरीर का। तो ये इनके आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा है। सेकेंड लाइन, यानी कि अब उस वायरस ने इसको तो क्रॉस कर लिया, वो अंदर आ गया, यानी कि फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर लिया वो वायरस ने, अब अंदर चला गया, सेकेंड लाइन में आ गया। अब सेकेंड लाइन में मतलब कि वो खून में आ गया, क्योंकि खून हमारे अंदर है ना, बाहर अभी तक तो स्किन रोक रही थी उसको, अब वो अंदर आ गया बैक्टीरिया। अब अंदर क्या करेगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, अब खून में आ गया वो। अब खून में फिर क्या करेगी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, एनके सेल्स, बेसोफिल्स और भी कई चीजें होती हैं, वो चीजें उसको रोकेंगी। इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन कल मैंने समझाया था, मच्छर ने काटा, मच्छर ने काटा तो वहां पे दर्द होगा, वो लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी, तो इन्फ्लामेशन होगा। वो एक्चुअल में जो बैक्टीरिया उस मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में आया है उसको मारने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। वो इन्फ्लामेशन होता है एक्चुअल में। फीवर, यानी कि बुखार आ जाना, स्लाइटली जो 100, 101, 102 का जो बुखार होता है, वो बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है 100 वाला, कि वो एक्चुअल में वो शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया जमा है वो टेम्परेचर बढ़ा करके उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश की जाती है। तो ये नेचुरली फीवर अच्छा होता है, उसकी दवाई नहीं खानी चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गया 104, 105, 6, उस समय हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ये क्या कर देते, टैग लगा देते हैं। जैसे कि आपने वो उस वाली स्टोरी सुनी है, 40 डाकू होते हैं, उसमें क्या नाम है उसका, अल्लाह बाबू क्या था,
खुल जा सिम सिम वाली अलीबाबा स्टोरी। चालीस चोर। अलीबाबा अली बाबा चालीस। अलीबाबा चालीस चालीस चोर। चोर। अलीबाबा उसमें आपको चालीस। ध्यान है, उसमें एक स्टोरी में क्या आता है अली बाबा में? वो एक देख लेता है कि हाँ इसकी इसके पास बड़ा पैसा है, अली बाबा के पास में। वो उसके घर के बाहर एक मार्क लगा के चला जाता है। अगले दिन वो 40 डाकू आते हैं और उसकी वाइफ तो बड़ी चालाक होती है। वो देखती है अरे मेरे घर के बाहर मार्क लगा दिया, मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वो क्या करती है, सब बाकी घरों में भी मार्किंग कर देती है। तो डाकू कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया किसके मार्क किया था। तो ये जो मार्किंग का काम है, मार्किंग का काम क्यों किया गया मार्क? ताकि इंडिविजुअल उसी घर में पहुंचा जा सके उसको मारने के लिए। तो जो वायरस जो हमारे शरीर में आया, जैसे कि मैं पिक्चर बना के आपको समझाना चाहूँ, मान लेते हैं ये वायरस आया। अब हमारा ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ये इसके ऊपर कोई एक ऐसी मार्किंग छोड़ देगा। और जब हमारे बाहर से डब्ल्यूबीसी जो घूम रही है, एनके सेल जो घूम रही है, वो देख लेगी हो ये मार्क है, यानी कि इस सेल के अंदर वायरस बैठा हुआ है, इसने मार्क कर दिया है प्रोटीन ने। तो ये आएगी और इसको किल कर देगी, इसको मार देगी, खा जाएगी। यानी कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का काम होता है मार्किंग करना। और इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स अक्सर हमारी क्लास में, इंटरफेरोन मैं हूँ, रोल नंबर 1 हूँ मैं। क्या होता है इसका काम इंटरफेरोन का? ये होता है जैसे कि हमारा एग्जाम चल रहा है, सबसे पहला रोल नंबर मेरा है, तो मैं फंसता हूँ सबसे पहले। कोई भी टीचर आएगा वाइवा के दौरान, सबसे पहले नंबर मेरा। और बाद में क्या होगा कि सभी क्लास वालों के फोन आएंगे मेरे पास, क्या पूछा सर ने, क्या पूछा, क्या पूछा, मुझे भी बताओ सर, यही पूछेंगे। तो मैं इंटरफेरेंस का काम कर रहा हूँ। अब देख आप समझिए इंटरफेरेंस मतलब कि, माइक बंद कीजिए अपना, माइक बंद कीजिए अपना। प्लीज अनीता जी डिस्टर्ब मत किया कैमरा करो ऑफ कर बच्चे। लीजिए। बंद हो गया? प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। कौशल जी को डिस्टर्ब करे सीधा बाहर कर दिया करो। ठीक है, अब हम इंटरफेरेंस समझ रहे थे। देखिए ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर वायरस आया, ये वायरस आके बैठा हुआ है। अब इसके न्यूक्लियस से कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी बाहर, जो मैसेज देगी बाकी सेल्स को। बाकी सेल्स बाहर बैठी हुई हैं, अभी एक ही सेल में उस बैक्टीरिया ने इफेक्ट डाला है, वायरस ने इफेक्ट, ये बाहर जाएगा और आवाज लगाएगा, अरे वायरस आ गया, वायरस आ गया, बचो बचो बचो। ये बाकी सेल एक्टिव हो जाएंगी कि वायरस आया हुआ है, ये अपनी सुरक्षा करेंगी। जैसे कि मैं कर रहा था, अगर सर ये चीज पूछ रहे हैं, सर सूर्य नमस्कार के मंत्र सुन रहे हैं, बाकी बच्चे भी फिर उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैं इंटरफेरोन होगा कि मेरी वजह से बाकी बच्चों को मैसेज मिल गया कि ये चीजें पूछी जा रही है क्लास के अंदर। तो ये क्या करेगा, और बाहर यहाँ पे एनके सेल है, और फैगोसाइटिस की जो और जो सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, उनको जाके बोल देगा अरे उस सेल में ना वायरस आया हुआ, उसको जाके मारो। तो एनके सेल आएगी, आके इसको पंचर कर देगी या इसको खा जाएगी। तो ये इस प्रकार इस सेल को टारगेट कर लिया जाता है और मार दिया जाता है। तो इंटरफेरेंस का ये काम होता है। समझ आया होगा सभी को? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, अब आगे हम समझते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि सेकंड, फर्स्ट लाइन पढ़ा जो बाहर की लेयर थी, सेकंड लाइन खून के अंदर जो चीजें हो रही हैं, अब थर्ड लाइन उससे भी और गहरी चीजें। अब ये वाली चीज जो है, अगर इसने उस वायरस को रोक दिया तो हम जीवित रहेंगे। अगर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी अगर काम ना कर पाई तो तुरंत हमारी डेथ हो जाएगी। और ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आएंगे। इनेट इम्यूनिटी पढ़ाई थी ना हमने पहले। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आएगी। और बताया था ना कि इनेट इम्यूनिटी, जो इनेट इम्यूनिटी है वो इमीडिएट वर्क करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो बाहर सबसे पहले बैक्टीरिया उनके टच में होता है, इसलिए वो तुरंत काम करती है, तुरंत रिस्पॉन्स करती है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में उन्हें पढ़ा था ना, ये थोड़ा टाइम लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि इन तक पहले तो बैक्टीरिया आने में टाइम लगेगा, उनको सिलेक्ट करने में टाइम लगेगा कि कौन सा मारना है कौन से नहीं मारना। इनका काम भी होता है कि अपने सेल और पराई नॉन, जो अपनी नहीं है उनको पहचानना, उस टारगेट करना कि एक्चुअल में यही इन्फेक्टेड सेल है, फिर इसको मारना। इसीलिए एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग लिया जाता है।
तो इसके अंतर्गत ये दो चीजें मेन है। CMI, ये फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है आपकी, CMI और AMI। कई बार CMIS भी लिख देते हैं, एस का मतलब सिस्टम आएगा, लेकिन आगे का ही मेन रहेगा। अगर CMIS अगर पूछा जाता है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, इम्यून आता है ज्यादातर यहाँ पे, इम्यून सिस्टम। अगर आई है तो इम्यूनिटी। और AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर यहाँ पे AMIS होता तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता। अब ये पढ़ाएंगे हम दोनों किस किस के अंतर्गत आएंगे, और इसी को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे अंदर जो काम कर रही हैं चीजें, ये उसका है सबसे अंदर जा करके। मतलब कि अब हमारा पेशेंट जो है वो ICU में पहुंच चुका है, अब वहां पे वो अंतिम सांसें ले रहा है। हमारा डिफेंस सिस्टम ने काम कर दिया तो जिएगा, नहीं किया तो मर जाएगा। तो ये मैंने आज करा दिया आपको, ये कल पढ़ा था, हल्का सा बता देता हूँ। इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी पढ़ा ना कि इसको अनुवांशिक, ये हमें पैदाइश से मिलती है पेरेंट्स से। हमें बना बनाया चीजें मिलती है पेरेंट्स ने, कि मम्मी के अंदर जो चीजें अच्छी अच्छी चीजें थी, अच्छी क्वालिटी थी, बुरी क्वालिटी थी, वो सारी हमारे अंदर आ जाएंगी। सर ये नॉन सर एक स्पेसिफिक। बात ऐड करना चाह रही थी। आप जो बता रहे थे ना स्टार्टिंग में, जो मदर का ये मदर मिल्क था, एक प्लासेंटा लिखा हुआ था। हम्म। प्लेसेंटा मैम। प्लासेंटा जो यहाँ यहाँ के भाषा में नाल कहते हैं ना, हरियाणा दिल्ली में नाल कहते हैं इसको। तो वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ना, उसको ना अब प्रिजर्व करने का ना सिस्टम आ गया, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन कहते हैं। बड़े जो पैसे वाले होते हैं ना आजकल उसको प्रिजर्व करा लेते हैं, कई हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स का भी आता है। तो वो इसकी इम्यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। तो वो एट द टाइम ऑफ बर्थ में ना अब क्या कर रहे हैं वो, कि उसका एक बैंक बना हुआ, जैसे ब्लड इसका होता है, ब्लड बैंक होता है, उसी टाइप का। काफी लाखों में खर्च होता है पैसा उसको प्रिजर्व रखने के लिए, सालों। तो कभी कोई बच्चे को लेटर ऑन स्टेज में कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसके लिए तब तब वो जाके वो स्टेम सेल यूज करते हैं। जो आप बोल रहे ठीक थे है। ब्लड चढ़ाते हैं माँ की, वो प्लासेंटा एक्चुअली वो ठीक है। नाल होता है वो। हाँ देखो, मैंने नाल बना दी। इसी चीज से मैं एक चीज और समझा देता हूँ आपको। ठीक है, ये छोटा बेबी है, ये अभी अभी पैदा हुआ है। अब इसकी नाल अपनी मम्मी के साथ जुड़ी हुई है ना, आपने देखा होगा। जब पैदा होता है तो नली से, नाभि से निकली हुई होती है। और पहले क्या करते थे, जो दाई माँ होती थी वो नॉर्मल चाकू से इसको काट देती थी यहाँ पे, इसको। तो उससे, क्योंकि नॉर्मल चाकू है, उसको शुद्ध भी नहीं किया गया, और शुद्ध भी नहीं किया गया तो क्या होगा उससे, एक टिटेनस रोग सुना होगा ना आपने, टेटनस रोग। तो वो ज्यादा होने की संभावना होती थी, इसलिए कई बच्चे पैदाइश से उनको टेटनस होता था, क्योंकि इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता था। तो हॉस्पिटल्स में इन चीजों का अच्छे से केयर किया जाता है, कि जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं वो उनका पहले अच्छे से सैनिटाइज किया जाता है उनको। और इसके अलावा आ, आपने सुना है कि, कोई मुझे बताएगा कि ज्यादातर लड़कियों को टेटनस क्यों होता है, लड़कों को कम क्यों होता है? एनीवन, कोई बता सकता है लड़कियों को टेटनस क्यों होता है ज्यादा? कोई भी? सर क्वेश्चन एक बार और बोलिए। क्वेश्चन मेरा ये है, टेटनस बीमारी सुनी होगी ना आपने, जिसमें हमारी बॉडी के अंग काम नहीं करते हैं। मेरे एक पेशेंट भी है, उसके पैर बिल्कुल, जैसे कि इसकी ये थाई इतनी बड़ी है, उसकी थाई बिल्कुल पतली सी है, ऐसी छोटी छोटी उसके, यानी कि अपंग हो जाते हैं वो पैदाइश से, उनके अंग छोटे छोटे होते हैं। वो क्यों होते हैं, कोई बता सकता है? ज्यादातर लड़कियों को क्यों होते हैं इंडिया के अंदर, बताओ। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ऐसा कुछ सर। अभी नया पता सर चलेगा आपको, मैं बताता हूँ। सर्च करना कि टेटनस बीमारी लड़कियों में ज्यादा होती है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। संस्कार आपने सुना है एक, कर्णवेद संस्कार, जी जिसमें सुना। कानों को भेदा जाता है लड़कियों के, सुना होगा ना? और आप सभी के ना कान भी भेदे गए होंगे, हाँ नाक को भी भेदा गया होगा, है ना? जी। तो उसमें क्या करते थे कि पहले जो पुराने, जो हमारी परंपराएं होती थी, तो वो नॉर्मल कोई भी गांव में घूम रहा है, वो एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा गर्म कर रहा है और कान में छेद कर देता था, है ना? ऐसा आप लोगों के साथ भी किया होगा ना, कि ऐसे छेद कर दिया कान में।
और कान में थोड़ा सा कुछ माचिस की तीली या फिर कोई कुछ भी टहनी पेड़ की लगा दिया ताकि वो छेद बंद ना हो। ऐसा ही किया होगा ना, बताओ आप लोगों के साथ। होता है। हाँ जी, मीनाक्षी हाँ जी, जी। भावना जी, ऐसा ही हुआ होगा हाँ ना आप जी, लोगों के साथ में। और कोई खुद टीका भी लगाया ऐसे ही। आपको? गांव में हाँ, तो मोस्टली यही होता है। हाँ यही होता है। अब लेकिन सोना से ज्यादातर नहीं करते सर, हाँ मतलब नहीं लोकल नहीं में नहीं, करते लक्ष्मी होंगे। दी पहले तो ऐसे ही तो होता था। पहले ऐसे ही करते थे, चलो, अभी भी करते हैं हाँ गाँव में। चलो, चलो भावना जी आप अपने एक्सपीरियंस बताओ। मुझे ज्यादा याद तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ही एक लोकल गांव में कोई आया था, उसी से कराया था, मुझे याद है। और उसमें कोई जैसे नीम का पेड़ होता है ना, उसकी कोई लकड़ी होती है, वैसा ही कुछ डाला था कान में कि जिससे इन्फेक्शन ना हो। 90-95% यही होता है। बहुत हम हाई कैटेगरी की बात करें जिनके पास बहुत पैसे है, वो सोने की सील से कर रहे नहीं हैं, वो नहीं अलग नहीं, बात है। हमारे खानदान में तो सर सच में ज्वेलर्स के पास ही जाके ना वो तार सा बनाते हैं सोने का, उसी से डाल के हाँ, उसी को लॉक कर तो देते हैं। आज तक यही लेकिन देखा हर जगह मैंने। ऐसा नहीं है, गांव में हाँ, ऐसा सुविधा नहीं गाँव है। में ऐसा नहीं है, सही बात है। वो लोग पैसे तो उसको 10-50 देंगे, वो सोने की कहाँ से लाएगा 10-50 में, है ना। तो वो भी अपना काम चलाएगा, छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट से छोटी सी सुई को गर्म करेगा, छेद देगा कान को। तो उससे क्या होता है ना, सामान्य इंस्ट्रूमेंट से कान को छेद दिया तो, और उसके बाद में उसका इंजेक्शन उसको लगाया नहीं, क्योंकि लोहे की चीज चुभ गई ना कान में। आजकल आपने देखा भी होगा, लोहे की कोई भी चीज चुभती है तो तुरंत हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। मैंने तो कई बार लगवाया है। और एक बार मुझे छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी, गाटर लग गया था हाथ में, मैंने ऐसे इग्नोर किया, लेकिन 2-3 महीने बाद मेरा हाथ स्वेलिंग हो गया। फिर कई 3-4 महीने बाद ठीक हुआ। बाद में पता चला वो छोटी सी जो गाटर लगी थी उसके कुछ आयरन के कण मेरे शरीर में आ गए थे, जिसकी वजह से उनके कोई इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम मेरी बढ़ गई थी, मेरा हाथ बहुत बड़ा हो गया। तो उस समय बाद में फिर उस पर ध्यान दिया गया। तो लड़कियों को टेटनस की बीमारी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इस तरीके की असावधानियां गांव में अक्सर की जाती है कि उनको कानों को छेद दिया और उसके बाद में वो उस से जो दिक्कत हुई वो इंजेक्शन में लगाया ही नहीं गया। इसलिए टेटनस जो प्रॉब्लम होती है वो लड़कियों को ज्यादा होती है, लड़कों को कम होती है। लड़कों के नहीं छेदे जाते इसलिए वो नेचुरली नहीं होती है उनको, लेकिन ज्यादा लड़कियों को होती है। और बच्चों में तो कोई भी आ सकता है। बताया ना कि पहले दाई माँ थी, दाई माँ और चापे उसकी नाल काट देती थी बच्चे की, और जिससे बच्चे को पैदाइश से ही बच्चे को भी होने की संभावना है, क्योंकि नाल वो बच्चे के साथ भी जुड़ी हुई है और माँ के साथ भी जुड़ी, तो माँ और बच्चे दोनों को टेटनस होने की शिकायत रहती है। तो आप सर्वे कर लेना, टेटनस की जो प्रॉब्लम थी पहले ज्यादा होती थी, अब कम है। जब से हमारी मेडिकल में हमने विकास किया है डॉक्टर लोगों ने, तब से इन चीजों में काफी इम्प्रूवमेंट आया। हम लोग बोल तो देते हैं बड़ी बड़ी बातें कि पहले ये होता था, भैया पहले की जाके रिकॉर्ड आके देखो की एज लाइफ, कुछ लोगों की मानते हैं 100, 105, 110, कुछ लोग जी जाते थे, लेकिन ज्यादातर लोग 60, 70, 80 में डेथ हो जाती थी पहले। और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से होती थी। कई नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं ना बड़ी बड़ी बातें, पहले ये था, भैया ऐसे कुछ नहीं था। पहले इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, पता भी नहीं चलता था बीमारी है क्या। टीबी से ही आदमी की डेथ हो जाती थी। साईं बाबा मूवी में भी सुना होगा ना, टीबी की समस्या इतनी बड़ी पहाड़ होती थी पहले की, उसमें बोलते जिसको भी होगा उसकी होनी होनी है, उसको घर से बाहर निकाल दो। लेकिन आज टीबी हो जाओ 1 महीने के अंदर ठीक हो जाता पेशेंट। तो जब से मेडिकल ने हमारे इम्प्रूवमेंट किया है, तब से काफी हमारे एज में भी डिफरेंस आ गया। मैं नेचुरोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उसके में हूँ, नेचुरोपैथी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात उनकी बिल्कुल गलत है, वो हमेशा हर चीज में अगेंस्ट बोलते हैं। और मैं एलोपैथी के पक्ष में भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ मामलों में एलोपैथी बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसलिए हम योग की फील्ड में हैं, हमें योग भी करना है, हमें नेचुरोपैथी के सिद्धांत भी रखने हैं, और हमें जहां पे अगर बहुत इमरजेंसी पड़ेगी हमें एलोपैथी भी लेके चलनी है। बिल्कुल भी कट्टरपंथी होना कोई बुद्धिमानी नहीं, तो कुछ नहीं रहेगा बाद में। आप देख लेना, यहाँ पर तो आप बड़ा ही लेक्चर दे रहे हो और पीछे जाके वही नेचुरोपैथी जा करके मेडिकल में अपना ऑपरेशन करवा रहा है। ऐसा हुआ है, मैंने कितने जगह देखे हैं ऐसे। तो इनकी बातों में आप लोग मत आना, अक्सर ऐसा ज्यादातर होता है।
तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, जो चीज अच्छी लगे साइंस के बेस पे उसको, उस पैमाने को आगे लेके चलो, हर चीज को समझो। नेचुरोपैथी के सिद्धांत बहुत अच्छे हैं। सर लेकिन वही है कि थोड़ा मैं एक्सीडेंट ज्यादा हो जा रहा जाए, हूँ सर बात। फट जाए और हड्डियां टूट वहाँ जाए या नेचुरोपैथी क्या डिहाइड्रेशन हो करेगी? जाए, तो वहां तो एलोपैथिक में जाएंगे ही, वेट थोड़ा करेंगे कि हाँ, ऐसा हो जाए। योगा क्या करेगी वहां पे? राहुल योगा जी कुछ नहीं कर जैसे सकती वहां पे, नेचुरोपैथी कुछ नहीं कर सकती। आयुर्वेद क्या करेगा? अभी बोलेगा अभी जाओ कोविड मेडिकल से में पट्टी किसी को कराओ जाके। पॉजिटिव हो रहा है, जैसे हो रहा है, तो जैसे योग में तो जो भी है, तो मैंने देखा कम ही हुआ है, मतलब सुना ही नहीं मैंने आज तक कि योग में किसी को जो है हुआ। लेकिन जिनको हो जा रहा है, तो अगर उनको एलोपैथिक में आईसीयू में नहीं जाएंगे, वेंटिलेटर नहीं लगाएंगे, तो वो तो फिर नेचुरोपैथी और योग क्या कर पाएगा फिर तुरंत भर में। तो अपने बुद्धि का प्रयोग करो। तो मैं ज्यादा नहीं समय लूंगा आपका, बाकी जो मैंने मेन चीज थी बतानी थी बता लिया, अपना समझो और सोचो और फिर एक्शन करो। ठीक है, टाइम काफी हो रखा है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने पढ़ा दिया, आगे बढ़ते हैं। सारा बाकी आज तो एडेप्टिव इम्यूनिटी, आज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मतलब कि उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। यानी कि ये किसी पर्टिकुलर वायरस के ऊपर इफेक्ट डालती है। जैसे कि स्पेशली कोरोना मेरे अंदर आया, तो कोरोना को ही किल करने के लिए ये इम्यूनिटी बनेगी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ना, फर्स्ट सेकेंड तो फेल हो गई है, अब अंदर की एएमआई और सीएमआई वर्क करेगी यहाँ पे। स्पेसिफिक स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनेगी सिर्फ उसी वायरस की, औरों की नहीं। डाइवर्सिटी, ये मतलब कि खाली एक प्रॉब्लम के लिए नहीं। अगर कोरोना का है तो कोरोना की बनेगी, मलेरिया का है तो मलेरिया की बनेगी, डेंगू का है तो डेंगू की बनेगी। कोई कितनी ही प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, ये अपने आप में सक्षम है। डाइवर्सिटी, विविधता है इसके अंदर कि उसके अकॉर्डिंग ये एंटीबॉडी बना सकती है। और इसके अंदर अपनी और पराई, मतलब कि कौन सी अपने सेल्स हैं। जैसे कि मैं डायग्राम से अगर समझाना चाहूं, मान लेते हैं ये सेल है हमारी बॉडी की, और इस सेल में, और ये हमारा है एंटीबॉडी। यहाँ पे ये मारने वाली जो एंटीबॉडी, इसको मारेगी, किल करने वाली फैगोसाइट इसका वर्क कर रही है। अब इसमें, इसके अंदर वायरस बैठा हुआ है, हमने बताया था ना इसका काम होता है। अब ये मारेगी, अब इसको मार देगी, ये तो हमारी ओरिजिनल सेल है। अब ये सिलेक्ट करेगी किसके अंदर वायरस बैठा हुआ है। मतलब कि सेल्फ अपनी कौन सी है, मतलब, और नॉन सेल्फ अपनी नहीं है, मतलब अपनी नहीं, जिसके अंदर वायरस है वो अपनी नहीं है, उसको जाके मार देगी। गलती से अगर इसने इसको मार दिया तो हमारा शरीर का अपना ही नुकसान हो जाएगा। तो इसका काम होती है कि ये पहचानती है कि किसके अंदर वायरस बैठा हुआ है, एग्जैक्टली जाके उसी को मारेगी। जैसे कि पुलिस वाले हैं, वो पर्टिकुलर, उनको पता होगा कि यही है क्रिमिनल, जाके उसी को पकड़ेंगे। और दाएं बाएं वाले को पकड़ेंगे तो पुलिस वाले की बातें बदनामी होगी, है ना, उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो अच्छी बुद्धिमान जो होगा वो डायरेक्ट ही क्रिमिनल को ही पकड़ेगा, दाएं बाएं किसी को भी नहीं पकड़ेगा वो। और बेस्ड ऑन मेमोरी, बोलते हैं कि अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान नहीं होता है। कि जो अनुभवी होता है उसके पास पता होता है कि उससे पहले जो प्रॉब्लम उसने फेस किया, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया गया, उसके पास उसका एक्सपीरियंस है ना। कि जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं करीबन 150 से 200 कॉर्पोरेट ऑफिस में गया हूं, और करीबन मैंने आज 50 60 से 100 के करीबन कैंप भी लगा चुकी। अब मेरे पास वो एक्सपीरियंस है कि कैसे कॉर्पोरेट में युवा कराई जाती है, कैसे हम वहां जाके बात करें, कैसे एचआर से की जाती है, वो एक्सपीरियंस है मेरे अंदर। अब मुझे कभी दूसरी उसमें जाऊंगा, अब दूसरी जगह मैं दूसरी कंट्री में चला गया, अब मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस, और मुझे पता है कि ऐसे ऐसे की जाती है, ये प्रोसेस है। तो मैं वहां जाकर दूसरी कंट्री में भी जाकर बात कर लूंगा इजिली। लेकिन आप लोग नहीं कर पाओगे जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब कि मेमोरी है इसकी से ही, कि पहले एंटीजन आया, उसको उस आवाज कट समय रही है तो। किन एंटीबॉडीज बनी थी। राहुल जी वॉइस सभी ब्रेक को हो कट रही रही है है। क्या? अभी ठीक है। अच्छा, ठीक है जी, चलो। तो ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड होती है। और ये मेमोरी में अब हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे मेमोरी कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। आप आज थोड़ा रुके रहेंगे, आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप पहले मैंने पढ़ दिया ये। हाँ, प्राइमरी मेमोरी अपना पुराना अनुभव, आप इसे समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टाइम,
है। अगर मैं इस प्रोवाइड करता हूँ, मान लेते कमेंट कर सर बहुत दो ब्रेक हो रही है तीन आवाज। राहुल जी एक बार हाँ रीजॉइन कर लीजिए, हाँ, काफी वॉइस ब्रेक हो रही है। करता हूँ। अभी आप मेरे को सुन पा रहे हो? हेलो, हाँ जी, जी सर। आवाज मेरी स्पष्ट सुन आ पा रही रहे है हैं। क्या? ठीक है, हाँ जी थैंक ठीक है। यू। ठीक है, तो मैं चार्ट समझा रहा था आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी का। देखिए, हम मान लेते हैं कि इसको मैं 2 दिन का मान लेता हूँ। 2 दिन का, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन और 14 दिन। ठीक है, इस प्रकार मैंने डे में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है। अब प्राइमरी रिस्पॉन्स, और यहाँ पे ऊपर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, मतलब कि कितनी एंटीबॉडी बनी है। अब यहाँ पे देखो कि चौथे दिन जाकर के मान लेते हैं कि यहाँ पे, ये मान लेते हैं कि 1000 एंटीबॉडी यहाँ पे बनी चौथे दिन जाकर के। और यहाँ पर अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं, अब यहाँ पे दोबारा से वायरस आया और यहाँ पे 2 दिन, 4 दिन, यानी कि चौथे दिन यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा एंटीबॉडी बन गई। दिख रहा है आपको? लगभग मान लेते हैं कि 10,000 है। यानी कि जो सेकेंडरी जो इम्यून रिस्पॉन्स है, दोबारा कोई समस्या आने वाली है उसको हम जल्दी सुलझा लेंगे। इसका मतलब ये है, आपको कोई प्रॉब्लम पहले हुई तो आप उस चीज को, आप अपने पेशेंट पे लगाइए, ठीक है, उससे आप जल्दी समझोगे। आपके पास कोई बैक पेन का कोई पेशेंट आया और आपने जब अभी 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 योगा स्टार्ट किया है, आपको पेशेंट को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है किस टाइप के पेशेंट को मैं कैसे ठीक करूं। तो वो क्या है, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स है आपका। आप बिगिनर्स हो ना, आपको उसको ठीक करने में मान लेते हैं यहाँ पे उसको बैक पेन वाले को ठीक करने में आपको 1 महीना लग गया, 1 मंथ लग गया, ठीक है। लेकिन अब जब आपके पास अब एक्सपीरियंस हो गया है, दोबारा उसी प्रॉब्लम का पेशेंट जब आपके पास आएगा तो क्या पता आप उसको 10 दिन में ठीक कर दोगे ना ठीक, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं उसको कैसे ठीक करूं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है प्राइमरी, कि पहली बार कोई समस्या आई, उसको ठीक करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन अब वही प्रॉब्लम जब दोबारा आ गई तो हम उसको जल्दी ठीक कर देंगे। तो अब हम वायरस पे जाते हैं कि पहले अभी मेरे अंदर कोरोना वायरस आया, अभी मेरे अंदर उस कोरोना वायरस को लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनेंगी मेरे शरीर में, वो बनने में टाइम लगेगा, मे बी वो 2-3 महीने ले ले, और मैं ठीक हो गया 2-3 महीने में। अब फ्यूचर में 6 महीने बाद फिर वो वायरस दोबारा आ गया मेरे अंदर कहीं से, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो गया, वो वही चीज दोबारा से आ गई। लेकिन अब मैं ये नहीं होऊंगा कि अब मेरे को फिर से 3 महीने लगेंगे ठीक होने में, नहीं, अब मैं हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे जो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम ने पहचान लिया है पहले से ही कि ये वायरस पहले भी आया था, और वो कैसे उसको ठीक किया गया वो मेमोरी है मेरे शरीर के अंदर फीड। तो ये है मेमोरी का, समझ आया आप सभी को? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी की, प्राइमरी टाइम टेकिंग होती है और सेकेंडरी फास्ट एक्शन होती है और जल्दी ठीक करती है, कम टाइम लगता है सेकेंडरी में। तो ये पढ़ लेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लेना, जो बातें मैंने बताई है सारी इसी में आ गई है चीज। इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि इसके क्या है, कंपोज्ड क्या है, लिम्फ ऑर्गन, लिम्फ टिश्यू, लिम्फ सेल और सोल्यूबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज, ये इसके पार्ट हैं। ऑर्गन्स हमारे पेपर में आ सकते हैं, सबसे ज्यादा ऑर्गन के नाम आते हैं हमारे पेपर में, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ प्राइमरी ऑर्गन कौन से हैं और सेकेंडरी ऑर्गन कौन से हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लेना। देखिए, लिम्फोइड ऑर्गन 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो। जो इसके लेफ्ट साइड बने हुए हैं प्राइमरी, जो ग्रीन कलर के जो लेफ्ट साइड जो 2 चीजें निकली है, थाइमस और बोन मैरो,
ये है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और जो राइट साइड में जिस पर्सन के दिखा रखे हैं, ये है जो ब्लू कलर में दिखा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, यानी कि द्वितीय। इसे कौन से लिम्फ नोड, स्प्लीन, पेयर पैचेज, अपेंडिक्स, और इसके अलावा और भी कई चीज दी नहीं है, टॉन्सिल नहीं दिया यहाँ पे, और भी कई चीज होती हैं, यानी कि ये सेकेंडरी में आएंगे। तो आप ये नाम याद रखें, नाम ही बहुत है, हमारे पेपर में नेमिंग आती है कि प्राइमरी में बोन मैरो है, थाइमस ग्लैंड, सेकेंडरी में लिम्फ नोड है, स्प्लिन है, पेयर पैचेज है, टॉन्सिल है, माल्ट यानी कि फुल फॉर्म आ सकती है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, हमारे इंटेस्टाइन में जो अंदर जो म्यूकस होता है वो ये माल्ट होता है। ये अपेंडिक्स है, ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, मैं हल्का हल्का बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो बोन मैरो में क्या होती है, बोन मैरो में ब्लड बनता है, ब्लड सेल्स बनती है बड़े होने पर। और जब हम पेट में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, उस समय जो हमारा ब्लड बनता है वो स्प्लिन और लीवर में बनता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी जो ब्लड सेल्स हैं वो स्प्लिन में और लीवर के अंदर बनती है। लेकिन जब बच्चा बाहर आ गया है तो उसकी जो ब्लड सेल्स, जैसे कि अभी मैं खून दूंगा, तो अब मैं खून मैंने 1 लीटर डोनेट कर दिया, तो नया खून बनेगा मेरे शरीर में। नया खून कहाँ से आएगा, वो बोन मैरो से आएगा। थाइमस ग्लैंड है, इससे टी लिम्फोसाइट्स बनती है। और ध्यान रखना, बोन मैरो से बी लिम्फोसाइट बनती है। यानी कि हमारा सबसे मेजर जो ऑर्गन है ना वो बोन मैरो है, लिम्फोइड। यहाँ से लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है इसके अंदर, और उसका मैचुरेशन मतलब कि रहती भी है और बनती भी है। समझे कि यहाँ पे बनती भी है और रहती भी। जैसे कि मैं हरियाणा में पैदा हुआ, मैं हरियाणा में ही पैदा हुआ और हरियाणा में ही रह रहा हूँ। इसी प्रकार ये लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनी और बोन मैरो में ही रह रही है। अब थाइमस, इसमें टी लिम्फोसाइट्स बनती हैं कि मैं हरियाणा में पैदा हुआ और रह रहा हूं दिल्ली। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, लिम्फोसाइट्स बनी तो बोन मैरो में और रह रही है थाइमस में आकर के। यहाँ पे मैचुरेशन होता है ओनली, उनका निर्माण नहीं होता, निर्माण होता है बोन मैरो में। और थाइमस क्या होती है, टी सेल्स बनाती है। एक बार पेपर में आया था टी सेल्स की, थाइमस ग्लैंड से कौन सी सेल्स का निर्माण होता है, ए सेल, बी सेल, टी सेल, डी सेल, ऐसे पेपर में पूछा गया था हमारे पेपर में। तो आंसर है टी सेल्स। इम्यूनिटी का प्रोवाइड होती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये नष्ट होने लग जाता है और लास्ट में एक डोरी की तरह पतला सा रह जाता है, छाती में होता है यहाँ पे थाइमस। अब बी लिम्फोसाइट्स कहाँ से बनेगी, बोन मैरो से, अभी पढ़ाया था ना, बोन मैरो। और टी लिम्फोसाइट्स थाइमस से बनती है। अब इनका काम क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स का काम होता है एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी जो वाई टाइप का स्ट्रक्चर मैंने बताया था शुरू में, याद होगा सभी को, ये रहा, ये वाई टाइप का स्ट्रक्चर, इसको एंटीबॉडी कहते हैं, जो हमारे पुलिस वाला है, और एंटीजन जो आतंकवादी है। ये रहा कि ये एंटीबॉडीज बनाती हैं और इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ये इसको एएमआई यहाँ से बनती है, इनकी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं इसको। तो खाली आप इतना याद रखिए, इतना बहुत है। और टी लिम्फोसाइट्स को सीएमआई भी कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इतना बहुत, आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्राइमरी ऑर्गन पढ़ लिए, ये हमने पढ़ा ना, प्राइमरी में दो हैं, बोन मैरो और थाइमस। अब हम सेकेंडरी पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी में क्या है, लिम्फ, स्प्लिन, पेयर पैचेज, टॉन्सिल, माल्ट एंड अपेंडिक्स। अब इन चीजों को थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा देता हूँ। ये रहा लिम्फ नोड, ये गांठें हमने पढ़ा था ना, गांठें होती हैं ये जगह जगह पे बाजू के नीचे। इन गांठों का काम क्या होता है, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनते हैं। और लिम्फोसाइट्स बनेंगे अगर, या तो ये यहीं पे एंटीजन को मार देंगे, या फिर यहाँ से मैसेज पहुंचा दिया जाएगा हमारे ब्लड सेल्स में, डब्ल्यूबीसी के पास, एनके सेल्स के पास में, बोलेगा कि वहां पे खून में जाकर के ये वायरस आया हुआ है, उसको जाके मारो। फिर वो
WBC आएंगे और उसको मार देंगे जाकर के। तो ये लिम्फ नोड का काम होता है। गांठें होती हैं हमारी, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो उसके अंदर। स्प्लिन, मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, कई बार आता है कि लिम्फोइड का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्प्लिन। इसको हिंदी में प्लीहा कहते हैं। प्लीहा रोग अक्सर सुना होगा ना आपने, उसमें आता है हटोग प्रदीपिका में, हट रत्नावली में, कि प्लीहा रोग दूर होता है, ऐसा आता है ना कहीं, जैसे कि महामुद्रा में भी आता है, उसमें भी आता है, चक्री क्रिया में भी हम पढ़ते हैं प्लीहा की सूजन दूर होती है। तो इस प्लीहा इसको बोलते हैं, स्प्लिन को। तो इसका काम क्या होता है? ये हमारे खून को प्योर करने का काम करता है स्प्लिन, फिल्टर करता है। इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि फिल्टर करता है। और एम्ब्रियो के अंदर, यानी कि भ्रूण में, जब बच्चा पेट में है माँ के, तो उस समय जो बच्चे की जो आरबीसी बन रही है, बच्चे का जो खून है, वो एक तो स्प्लिन में बनता है और एक लीवर में बनता है। और इसके अलावा इसमें फेगोसाइटिस होते हैं, मतलब कि फेगोसाइटिस यानी भक्षाणु, कि बैक्टीरिया को खाने वाली चीजें। और लिम्फोसाइट्स यानी कि एंटीजन को नष्ट करने के लिए जो एंटीबॉडी बनाने वाले, यानी कि यहाँ पे एंटीबॉडी भी बनती है और फेगोसाइटिस सेल्स का भी निर्माण होता है। और इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, मृत आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। किसको? स्प्लिन को। क्योंकि आरबीसी का 120 दिन में मर जाती है आरबीसी, तो वो मर के कहाँ जाएंगी? खून से तो बाहर निकलेंगे तो हम बोलेंगे ओ यूरिन से लाल लाल पानी बाहर आ रहा है तो बीमारी होगी। तो आरबीसी ऐसे तो नहीं निकलेंगे। तो आरबीसी क्या होगी? हमारे जो स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा मैं एडवांस बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिए। मैं हीमोग्लोबिन बना देता हूँ, हीमोग्लोबिन, ठीक है। एच भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हीम और ग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन होता है हमारे आरबीसी में। तो स्प्लीन में क्या करते हैं, इन दोनों को हम तोड़ देती है ये, यानी कि जो हीम का पार्ट होती है उसको अलग निकाल देती है, और जो ग्लोबिन होता है उसको अलग तोड़ देती है। जो हीम यानी कि आयरन है, अब आयरन हमारे शरीर में रहेगा। अब आयरन का जब दोबारा से आरबीसी बनेंगी तो उसमें ये काम आएगा। तो आयरन का लॉस नहीं होएगा हमारे शरीर में, ये नहीं होने देती। और जो ग्लोबिन है वो जाएगा लीवर में, जो हमारा लीवर होता है ना, लीवर में। और यहाँ पे फिर क्या, कौन सा जूस बनेगा? बाइल जूस। बाइल जूस में कौन सा होता है? बिलिरुबिन, बिलिरुबिडिन। तो जो बिलिरुबिन होता है वो ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है उससे बनता है। तो मतलब कि देखिए, जो सेल डेथ हो चुकी है जिसकी, उसको भी कोई यूजफुल मटेरियल बना दिया। हमारे शरीर की देखो कितनी अच्छी संरचना है, कूड़े को भी कुछ ना कुछ यूजफुल बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेयर पैचेज, पेयर पैचेज ये हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। दिख रहा है आपको? ये हमारी छोटी आंत का एक फोटो लिया हुआ है, देखिए जो बाहर की तरफ ये गोल गोल दिख रहे हैं ना आपको, इनको पेयर पैचेज कहते हैं। ये आपको याद आया, विलाई मैंने पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसमें माइक्रो विलाई ऊपर होती है, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है खाने का। देखिए इसके पीछे जो गोल गोल दिख रहे हैं ये होते हैं पेयर पैचेज। ये यहाँ पे लिम्फ निकालते हैं, लिम्फोसाइट्स निकालते हैं। अगर हमारे इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरिया अगर आ जाता है तो ये उसको किल कर देती है। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज्यादातर बच्चों को होती है टॉन्सिल्स की शिकायत, बड़ों को कम होती है। ये देखिए टॉन्सिल्स होता क्या है, पहले तो ये जानिए। टॉन्सिल्स कितने होते हैं हमारे शरीर में? 3 पेयर होते हैं। पेयर यानी कि जोड़े, इसका मतलब 6 होते हैं। नंबरिंग 6 होती है, पेयर 3 होते हैं। देखिए ये रहा, ये रहा। एक तो ये होता है एडिनोइड्स, दूसरा पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटाइन बोन के नीचे होगा तो पैलेटाइन टॉन्सिल, नीचे जीभ के पीछे होगा तो लिंगुअल टॉन्सिल। तो 3 पेयर होती हैं, दिख रहा है आपको? अब ये सामने से एंटीरियर पोर्शन से फोटो लेके दिखाया गया। ये देखो साइड में, आप अपनी फोटो को ध्यान से देखेंगे, ये जो साइड में हल्की सी यहाँ पे निकला हुआ होगा तो इनको बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। और जो जीभ के पीछे यहाँ पे होता है लिंगुअल टॉन्सिल। अब योग में कैसे कोरिलेट करेंगे इसको हम? जल्दी से बताओ, योग की कौन सा षटकर्म है जो सबसे ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट डालता है? आप साइंटिफिकली कैसे केसरी, एक्सप्लेन करोगे इसको? रणनीति।
नेति। कुंजल। सूत्र नेति मतलब। वेरी गुड। यानी कि हम क्या करते हैं, हम सूत्र नीति करते हैं, नाक में डालते हैं ना सूत्र को और गले से निकालते हैं। देखो अब देखो सूत्र आया यहाँ पे, अब यहाँ पे इस पे भी टच करेगा, इस पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल जमा हुआ है उसको क्लीन कर देगा, उसको हटा देगा, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी ना। अभी पढ़ा ना, टॉन्सिल्स हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन है, मतलब कि यहाँ से लिम्फोसाइट्स बनते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो नेति करने से इस प्रकार हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अब आप साइंटिफिकली बोल सकते हो ना, ये मत कहना कि नेति करने से कैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, टॉन्सिल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए जल नेति करने से, रबड़ नेति करने से, सूत्र नेति करने से, कुंजल क्रिया करने से, और इसके अलावा वात कर्म, व्युत कर्म, ये चीजें करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। देखिए ये प्रॉब्लम आ गई। अक्सर आपने देखा होगा जब टॉन्सिल्स की शिकायत होती है तो देखिए घाव से भर जाती है। देखो नॉर्मल टॉन्सिल इस प्रकार का दिखाई दे रहा है सामान्य, लेकिन यानी कि एबनॉर्मल है, मतलब कि इसमें प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि वेस्ट है, इसको निकाल दो, इसका ऑपरेशन करके इसको काट दिया जाता है। ऐसी अपेंडिक्स को भी निकाल दिया जाता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है तो सर्जरी भी जरूरी है अपनी जगह पे, लेकिन अवॉइड कोशिश करनी चाहिए कि बचे हम उससे, हम सामान्य ठीक हो जाए। क्योंकि अगर हम इसको निकाल देंगे तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी आने वाले टाइम में, और इम्यूनिटी वीक होगी तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम्स जल्दी होंगी। एक मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझाया था, टाइम बहुत हो गया, एड्स की प्रॉब्लम सिखाया था ना, HIV एड्स। HIV एड्स होता है, उसमें क्या होता है, वो एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, HIV का वायरस होता है वो, जैसे कोरोना का वायरस है ना, ऐसे HIV का एक वायरस होता है। वो वायरस हमारे शरीर में आ जाता है यौन संबंध बनाने से, फिजिकल कॉन्टेक्ट जब ज्यादा बनाए जाते हैं उससे वो फैलता है। तो क्या होता है कि वो हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल डेड कर देता है, मतलब कि उसमें काम नहीं करती। तो HIV एड्स अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसकी वजह से और समस्याएं ज्यादा होती हैं, इसलिए उसको महामारी बोला जाता है एड्स को। उसमें हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल डेथ हो जाती है, एक तरीके से कुछ काम नहीं करेगी, WBC, टॉन्सिल्स, लिम्फोसाइट्स कुछ काम नहीं करते हैं। इसीलिए उसमें छोटा सा फीवर भी हो जाएगा HIV वाले पेशेंट को, वो भी उसके लिए बहुत बड़ा पहाड़ है, वो भी ठीक नहीं होएगा। उसको छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो जाए वो भी ठीक नहीं हो सकता, वो इतनी बड़ी, इसलिए HIV को बहुत बड़ी समस्या में बोला जाता है। मार्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड, मतलब कि जहां जहां पे म्यूकस है, जैसे कि नोस्ट्रल एरिया में, हमारे इसोफेगस में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, इंटेस्टाइनल ट्रैक में, ये जो जहां पे म्यूकस जो हमें बचा रही है उसको माल्ट कहते हैं, और वो प्रोटेक्ट करते हैं। टाइम काफी हो गया, कल पढ़ा दूं आपको ये चीज, जल्दी में कहीं समझ ना आए आपको, जी सर। एक बार मुझे बता दीजिए आप लोग। कल ही जी करा सर, दीजिए, जी सर, बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा हो गया, कल कराऊं? सर कल करा देना प्लीज। कल ठीक करवा है देना। ठीक है। वैसे एक्टिव इम्यूनिटी रह गया है और पैसिव इम्यूनिटी रह गया है। अरे रुको, मैं आपको एक एक शब्द में ही बता देता हूँ, आप समझ लेना, आ जाएगा समझ आपको। रुको, एक्टिव इम्यूनिटी उसको बोलते हैं जो बीमारी की वजह से आती है, और पैसिव इम्यूनिटी जो बाहर से डाली जाती है, जैसे कि बीमारी की वजह से जो इम्यूनिटी बने, और जो हमने पैसिव यानी कि जो मतलब कि या तो हमें माँ के दूध से मिली, नहीं माँ के दूध नहीं आएगी, ये आएगी बाहर से, हमने ब्लड को सीरम लिया या फिर वैक्सीन ली, ये आएगी पैसिव इम्यूनिटी में। बाकी आप ये मेरे नोट्स पढ़ लेना, आपको नोट्स से ही समझ आ जाएगा। वैक्सीन मैंने कल समझा चुका हूँ, वैक्सीन क्या है, वीक वायरस है, उस वायरस की ताकत को कम कर दिया गया, वही एक्चुअल में वैक्सीन होती है। प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा दिया मैंने आपको, और यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम कंप्लीट हो गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कल से हम अगले वाला सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है? किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। कल क्या पढ़ेंगे सर हम भैया लोग? हाँ जी, कल क्या पढ़ेंगे सर? कल जी। कल हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक रह गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आपने मुझे बताया नहीं, मेरा कैमरा ऑफ था, मुझे पता ही नहीं, अभी पता चला मेरे को कैमरा ऑफ था।
हमें लगा वॉइस की वजह से आपने ऑफ कर रखा है। अरे कोई बात वॉइस नहीं, भी चलो कट कोई नहीं बात हुआ नहीं, सर, वॉइस कट नहीं हुआ सर फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी ठीक है ना? जी हाँ सर अभी अभी ठीक बढ़िया है। है। भैया एक चीज पूछी थी, जैसे अगर एड्स हो जाता तो इंसान फिर मतलब मर जाता है कभी, मतलब आगे जिंदा नहीं रहता फिर? नहीं नहीं, समझो, एक थोड़ा दिमाग लगाओ प्रेरणा जी। देखो, अब वायरल प्रॉब्लम फैल रही है, ठीक है? मान ले कि वायरल फीवर हो रहा है, ठीक है? एक बैक्टीरिया होता है वायरल का, वो बैक्टीरिया मेरे शरीर में आया, सभी को हो जाता है वो, और थोड़ा फीवर होता है, फीवर होके ठीक भी हो जाता है। तो क्या हुआ, अब मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो मेरे अंदर के टॉन्सिल्स, अंदर की जो चीजें, ऑर्गन हैं, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगे और उस बैक्टीरिया को मार देंगे। तो जिसको एड्स नहीं है, उसको क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव है, वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसका फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जो डिफेंस है वो अच्छे से काम करेगा उसका, तो जिससे वो बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन जिसको HIV प्रॉब्लम हो रखी है, उसका वो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में समस्याएं आएंगी, वो डिफेंस सिस्टम उसका ठीक से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो छोटा सा वायरस, छोटा सा बैक्टीरिया भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और वो बहुत ज्यादा नुकसान हमें दे सकता है। अक्सर ये उसकी कंडीशन में भी तो होता है, शुगर की कंडीशन में भी देखा होगा ना, शुगर वालों को छोटी सी चोट भी लग जाए ना, वो भी उनकी ठीक नहीं होती। उसके पीछे भी ये रीजन होता है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो छोटी सी समस्या भी उनकी ठीक नहीं होती। और हमें कोई चोट लग जाओ, 2 दिन में हमारा घाव भर, 2 दिन क्या, आधे घंटे में हमारा घाव भर जाता है। लेकिन जिसको शुगर रहती है बहुत ज्यादा, उसको एक चाकू मार देना और देखना, वो 1 महीने में भी ठीक नहीं होएगा, उसकी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो चुकी होती है। समझ आया? जी भैया ठीक। आज ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा दिया मैंने, या ज्यादा गहरा फीडबैक दे दीजिए। अच्छा पढ़ा है सर आज। कल एक बार थोड़ा ऑरली बता दीजिएगा। कल मैं बता दूंगा, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चनिंग करूं 5-10 मिनट? जी सर। ओके, ठीक है, मैसेज करके बताएंगे मुझे। टाइम काफी हो गया तो मैं 10 मिनट क्वेश्चनिंग करूंगा। ठीक है, आप मुझे बताएंगे, मुझे यमुना साहू जी मुझे बताएंगी, इम्यूनिटी के टाइप्स बताइए कितनी होती है? सर इम्यूनिटी दो टाइप के होते हैं, एक इनर और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड बोलते क्या सर? दो हैं। कुंदन जी आप बताइए। ठीक है, इनेट इनेट और एक्वायर्ड। हाँ वेरी गुड। जी। इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वेरी गुड। जी सर। अब कुंदन जी आप मुझे बताएंगे कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं? चले गए हैं। पुष्पा जी आप मुझे बताएं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं? बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा रश्मि शर्मा जी से। रश्मि जी आप मुझे बताएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं? इसमें हमारा टॉन्सिल आएंगे, स्प्लीन आएंगे और माल्ट आएगा, ये सब आएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। अब मुझे राधिका जी बताएंगी। राधिका जी आप मुझे बताएंगे कि मृत आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? रोशनी जी आप बताइए, मृत आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? सर स्लीन को। वेरी गुड। जीत राम जी मुझे बताएंगे कि ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी कौन सा है? ब्लड बैंक किसको कहते हैं हमारे शरीर में? लीवर को सर। मैं बताऊं लीवर सर? को। बताओ मैंग जी बताओ। स्प्लीन। स्प्लीन सर। वेरी गुड, स्प्लीन को कहते हैं। थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ जीत जी। अब मुझे बताना, मैसेज करना, ये किसका फंक्शन होगा, ठीक है? नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स।
ये किसका फंक्शन है, इनेट इम्यूनिटी का या एक्वायर्ड इम्यूनिटी का? नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। मैसेज करें सभी। मीनाक्षी जी, प्रेरणा जी, मयंक जी, वेरी गुड। इनेट इम्यूनिटी का, बहुत बढ़िया। इनबोर्न, नीरज जी वेरी गुड। नीरज जी माइक खोल के सारे पॉइंट गिनाओ इनेट इम्यूनिटी के। जी भैया, इनेट में भैया नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, इमीडिएट मैक्सिमम रिस्पॉन्स है, और नो बिल्ट अप मेमोरी है। वेरी गुड, ठीक है, मेमोरी नहीं बनती है इसमें। अब मुझे बताएं मनोज जी, आप मुझे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कुछ क्वालिटी बताइए, फंक्शन का। सर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सर ये जो है स्पेसिफिक रेस्पॉन्स होता है सर, इसमें लॉन्ग टाइम भी होता है, लॉन्ग टाइम तक होता है, और मैक्सिमम रेस्पॉन्स होता है सर, और मेमोरी सेल्स भी सर इसमें बनती हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे प्रेरणा जी मुझे बताएंगे, मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया तो सबसे पहले कौन सी इम्यूनिटी काम करेगी, इनेट करेगी या एक्वायर्ड करेगी? फर्स्ट लाइन। अच्छा, अरे वाह, इतना अच्छा बता दिया। बताइए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या चीजें आएंगी, बताओ। इनेट करेगी भैया। बताओ फर्स्ट फर्स्ट लाइन ऑफ लेवल में डिफेंस भैया में क्या क्या आएगा? आईज, मैं बता रही हूँ भैया, आईज, ईयर, माउथ, और माउथ, स्टमक, और आईज, ईयर, माउथ, स्टमक, और तो भैया स्किन, और भैया बस इतनी याद आ रही है भैया। अच्छी बात है, अब बिना देखे बता रहे, बहुत बढ़िया। अब मुझे हाँ भैया। बताएंगे अगला पॉइंट मुझे, जय कृष्ण पारडिया जी। जय कृष्ण पारडिया जी, आप मुझे बताइए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आएगा? सर WBC आएगा, और इंफॉर्मेशन आएगा, और फेवर का आएगा। वेरी गुड, और काफी अच्छा बताया। और अब मीनाक्षी जी मुझे बताइए, मैं आपसे थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंटरफेरोन क्या होता है, बताओ मीनाक्षी जी। यस सर। इंटरफेरोन्स बताइए। सर मेरा ना डेटा खत्म हो रहा है तो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई बात मैं नहीं। मैसेज भी कर रही हूँ, जा अरे नहीं वाह, रहे हैं। हेलो ठीक है, प्रेरणा जी बताइए। भैया वो हेलो। होता है जो और लोगों को जाकर बता, मतलब और जितने भी एंटीजन होते हैं बॉडी के अंदर, वो सॉरी एंटीबॉडी होते हैं लड़ने के लिए विरोधी तत्वों से, उनको जाकर बताता है कि चलो चलो बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया आ गया, उनसे चल के लड़ना है, वो होता है। वेरी गुड, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था अपना, हाँ क्या स्कूल, था वो? हाँ कॉलेज रोल में नंबर आप थे 1 तो आपका। आपने, हाँ आपको पता चल गया था कि प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछ रहे हैं, तो आपने जाके बच्चों को भी बता दिया था कि ये भी पूछ रहे हैं, होता ये है भी ना पूछ रहे रश्मि हैं। जी ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल हुआ था। चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे, चलो रश्मि जी, रोशनी जी आप बताओ मुझे, रोशनी जी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आएगा? सर जो थर्ड लाइन है उसमें आपने बताया था कि इक्वागार्ड वाला जो सिस्टम होता है इम्यूनिटी सिस्टम, वो वैसा काम करता है। इट मीन्स कि जल्दी से वो एक्टिव नहीं हो पाता है। और आपने दो चीज़ें बताई थी, CMI और AMI करके कुछ बताया था, और आपने इसमें ये भी बताया था कि इसको आई की जगह सेल्स भी हम कर सकते हैं करके। तो आर्टिफिशियल की बात आपने हाँ कह दिया है, तो मैं विजय जी से पूछ लेता हूँ, आर्टिफिशियल और नेचुरल के बारे में मुझे बताइए, एक्टिव एंड जी सर। पैसिव के बारे में। एक्टिव और पैसिव जो मैं लास्ट में फास्ट में पढ़ाया था, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी बताइए। एक सेल पे काम करता है सर, और एक एंटीजेंस पे उस पे काम करता है शायद। मजा नहीं आया? शुभम जी आप बताइए। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वो होती है जो बाहर से हम लोग देते हैं, वो एक्टिव के अंतर्गत जो वैक्सीन आदि देते हैं वो आता है, और पेसिव के अंतर्गत सीरम वीरम देते हैं, या जो घोड़े का खून जो देते हैं ना, वो आता है सर। और आर्टिफिशियल मतलब जो हम लोग बाहर से बनाते हैं, और नेचुरल जो हमारी बॉडी में पहले से मतलब बन जाती है ऑटोमेटिक, उसके लिए वैक्सीन या दवाइयों की कोई जरूरत नहीं होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, शुभम जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, वैक्सीन किस में आएगी? वैक्सीन आएगी सर, ये आर्टिफिशियल के अंतर्गत आएगी और एक्टिव क्या के अंतर्गत आएगी। आर्टिफिशियल एक्टिव, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मुझे डॉक्टर विश्वनाथ काले जी मुझे बताएं वैक्सीन के बारे में। दो चीज, अभी एक क्वेश्चन हो रहा है इसके बाद, पहले ये क्वेश्चन बताइए डॉक्टर विश्वनाथ जी, वैक्सीन क्या बताइए बता क्या होती है? सर, वैक्सीन तो डीएटोनेटेड होता है, मतलब जो बैक्टीरिया रहता है उसको कम पावर कर दी होती है उसकी, वो शरीर में दिया जाता है। या उसके बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। एक तो आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं हम उसके एंटीजन जैसा केमिकल स्ट्रक्चर, या डायरेक्ट वैक्सीन, ये बैक्टीरिया जो है वही एटेन्यूएटेड इस्तेमाल किया होता है। जैसे कोविशील्ड बहुत में जो है ये डीएनए इस्तेमाल किया है केमिकल। और भारत वैक्सीन जो है भारत बायोटेक का, तो उसका जो है वो उसमें लाइव वायरस है। तो ये इम्यून सिस्टम को हमारे सचेत कर देती है, और वो एटेन्यूएटेड मतलब उसकी पावर कम कर दी होती है, तो इसकी वजह से वो जो हमारी बॉडी है उसके साथ फाइट करके जीत जाती है, और वो शरीर को लत लग जाती है या मेमोरी तैयार हो जाती है। उसकी वजह से फिर कभी भी अटैक हुआ तो जीत पक्की रहती है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर दे दिया। जो मेरा अगला क्वेश्चन था आपने पहले ही कवर कर दिया, फिर भी मैं पूछता हूँ अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अब मुझे बताएंगे सुनील जी, अंकित बडराई जी, आप बताइए, वैसे आंसर विश्वनाथ जी कर चुके हैं, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बताओ क्या होता है? भैया राहुल में थोड़ी पूजा कर रहे हैं अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मैं मुझे बताऊं? बताओ राधिका जी। सर प्राइमरी में अनुभव कम रहता है और सेकेंडरी में अनुभव हो जाता है। जैसे अभी अभी मैंने भी योग शुरू करा है, तो बैक पेन कैसे ठीक करना अभी इतना अनुभव नहीं है। फिर थोड़ा आपसे भी सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते अनुभव बढ़ेगा। तो प्राइमरी कम काम करता है और सेकेंडरी ज्यादा काम करता है। वेरी गुड, ज्यादा और जल्दी काम करता है, फास्ट काम करेगा, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और पेशेंट जल्दी भी ठीक हो जाएगा है ना? जी सर, जी वेरी गुड। और प्राइमरी में टाइम भी ज्यादा लगेगा और पैसे भी कम मिलेंगे जी ये सर। बीच बीच प्राइमरी का में आपने बताया था टाइम टेकन होता है, एक्स्ट्रा टाइम लेता है, और ये सेकेंडरी को एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो कम टाइम में ठीक कर देता है। जी हेलो हेलो हेलो, जी एक जी विश्वनाथ जी वैक्सीन का। बोलिए। हाँ, एक हम जो बीच बीच में जो क्विज लेते हैं वो वैक्सीन जैसा ही है। हम उससे तैयार हो जाते हैं एग्जाम के लिए, तो एग्जाम क्रैक करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे अपने अपने एग्जाम्पल से याद करोगे ना, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। खाली किताबी बातें याद करोगे ना, एक बार पढ़ोगे बाद में भूल जाओगे। पेपर में ना आपका ये जो अपनी ट्रिक्स होती है ना वही याद आएंगी, ये किताबी बातें सब भूल जाओगे पेपर में जाके। इसलिए कोशिश किया करो अपने एग्जाम्पल से चीजों को याद करने की, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स जो ट्रिक हम खुद बनाते हैं ना वो हम लाइफ टाइम तक नहीं भूलते कभी भी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इम्यून सिस्टम कंप्लीट हुआ। सभी को बहुत बहुत बधाई। कल हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और शायद कल ही कल में, या फिर आवश्यकता पड़ी तो परसों, हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, नीट लेवल की तैयारी होती है ये, जो एमबीबीएस वाले करते हैं ना तैयारी, जो कोचिंग क्लासेस में, इन्हीं क्लासेस को नीट वालों पे आप जाके देखना, इन्हीं क्लासेस को कराने के लिए वो 50-50 हजार रुपए लेते हैं, और आपको ये क्लासेस फ्री में मिल गई है, सारी चीजें फ्री के नोट्स आपको मिल गए हैं। ये मैंने भी एक बार कॉल किया था उनको, यूट्यूब पे वीडियो देखी, मुझे वीडियो बड़ी अच्छी लगी। मैं भैया मुझे अगली वीडियो तो मिली नहीं। बोला अगली वीडियो के पैसे लगेंगे। वहाँ कितने पैसे लगेंगे? बोले 36,000 रुपए लगेंगे एक के। अच्छा जी। बोले केमिस्ट्री के, बोले 36 उसके, फिजिक्स के 36 उसके। तो मैं भैया मेरे तो आप तो 1 लाख रुपए मेरे से ले जाओगे ऐसे ही।
फिर तो मैंने जुगाड़ मारा, एक वीडियो उसकी देखी, दूसरी वीडियो दूसरे की देखी, दूसरी वीडियो उसको देखी, तो सभी का ज्ञान इकट्ठा किया और वो आपको दे दिया मैंने। फ्री में मैंने ज्ञान प्राप्त किया यूट्यूब से, और फ्री में मैंने आप लोगों को बांट दिया। ठीक है, और आपसे भी आशा रखता हूँ कि आप भी थोड़ी सी समाज सेवा करेंगे। थैंक यू तो सर। वेलकम। थैंक तो यू सर। मोस्ट वेलकम। तो अब मेरा सर हमारा तो आपके भरोसे एनाटॉमी हो गया। हो गया ना, चलो थैंक यू। मुझे भी आज तक नहीं किसी तो ने कुछ इतनी आता नहीं गहराई था। से नहीं पढ़ाया था, मैंने तो यूट्यूब से ही पढ़ा है। हमारे टीचर ने, रश्मि जी मेरी क्लासमेट रही है, उनसे पूछ लो क्या पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटी में, बता देंगे। जी बता कुछ सकते नहीं हैं। होती। तो आप कई लोगों की गलतफहमी है ये, बोलते हैं कि सर आपने तो पहले पढ़ा होगा, आपकी यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। भैया सब जगह यही हाल है। आप ये मत सोचो आदमी के ऊपर होता है करना या नहीं करना, अपने आप से लगन बिल्कुल होगी ना तो सही। आप कर लोगे, लगन नहीं होगी ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे कोई रेगुलर पढ़ाई करता हो सर, चाहे कोई वैसे डिस्टेंस से, मैं सबका हाल बता यही दूं है। मैंने क्या किया हाँ है, बिल्कुल सर। 11 12 मैंने 10th तक मैं हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, हाँ जी 11 12 मैंने गवर्नमेंट स्कूल में किया है। सर, और रिकॉर्डिंग हो रहा है। बीए बीए थर्ड ईयर में, बीए बैचलर ऑफ योगा नेचुरोपैथी 3 साल का किया ओपन से। बीए मैंने ओपन से किया, रेगुलर भी नहीं किया। आप लोग तो रेगुलर के स्टूडेंट हो गए ना, मैं तो रेगुलर का भी नहीं हूँ। और एमए अभी कर रहा हूँ कोरोना काल में, क्या एमए हो रही है देख लो आप। तो सब ये अपने आप ही मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है सारी चीजें। आप लोग भी जो डिजिटल जो है ना प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, उसका फायदा उठाना है। फायदा उठाओ, वो आपके ऊपर है, आप उसका कितना फायदा ले सकते हो, बहुत यूजफुल है। भैया एक चीज बताओ, ये जो बोन मैरो है, कहते हैं जितनी भी हमारी लॉन्ग, वैसे बच्चे जब तक हम छोटे रहते हैं तो हमारी अधिकतर बोन्स में बोन मैरो बनता है, मतलब होता है सॉरी। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो कुछ ही बोन्स में रह जाता है। तो वो कौन सी बोन्स होती हैं, और जो जो बोन कैंसर हो, मतलब बोन मैरो का जो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर एक्चुअल में बोन मैरो से ही होता है। तो जो उसमें बोलते हैं कि बोन मैरो चेंज होगा, तो वो मतलब सारी हड्डियों में से निकाला जाता है, चेंज होता है, या क्या होता है, उसमें क्या प्रोसीजर होता है? लॉन्ग बोन जो होती है ना, हमारी लॉन्ग बोन कौन सी होती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फेबुला, ये लॉन्ग बोन है ना हमारे शरीर की, इनके अंदर होती है बोन मैरो। और कैंसर क्या होता है, कैंसर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, कि कोई चीज हमें एक चाहिए वो एक की जगह पे 10 बन गई। सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था ना, मिटोसिस माइटोसिस में, कि एक सेल से 2 सेल बनी। अब सेल बन रही है और बिगड़ रही है। अभी क्या हो रहा है भारत में, कैंसर हो रहा है, ये पॉपुलेशन पैदा ज्यादा हो रही है, मर कम रही है, तो कैंसर ही है ये, कि जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो यानी कि जरूरत से ज्यादा सेल बन जाना, वो कैंसर है। वो तो हो गया भैया, पर मतलब जो बोन मैरो है उसमें तो ब्लड बनता है हमारा, है ना? तो ब्लड वो ब्लड को ज्यादा बना रही है, या ब्लड के अंदर सेल ज्यादा बन रहे हैं, और फिर चेंज ब्लड कैसे ही होता तो है बोन सेल्स मैरो? हैं, ब्लड के हाँ अंदर क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हाँ प्लेटलेट्स, यही तो है। अब वो आरबीसी जरूरत से ज्यादा बन गई उस वाले पोर्शन में। ठीक है, फिर मैं एक एग्जांपल वो देता हूँ आपको, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हमने 5 टॉपिक ले लिया, हरियाणा एक, दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान, ठीक है। अब पॉपुलेशन गिनते हैं, ये पांचों के पांचों बोन मैरो है, ठीक है, पांचों के पांचों बोन मैरो की, एक हाथ की, एक अल्ना की, एक नीचे पैर की, एक थाई की। अब ये वाली आराम से काम कर रही है, अब दूसरी वाली दिल्ली वाली, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये वाली जो बोन मैरो है ये कुछ ज्यादा ही सेल्स बना रही है, तो कैंसर खाली इसी में होगा ना, बाकी में थोड़ी होएगा। अच्छा पॉपुलेशन ठीक है इसमें भैया। ज्यादा बढ़ रही है ना ब्लड सेल्स की, तो जोन से जरूरी नहीं है एक साथ सभी में होगा, नहीं, किसी एक पर्टिकुलर कोई एक जगह पे जब ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बन जाए, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल ना हो, वो होता है कैंसर। कहीं पर भी हो सकता है वो, स्किन में भी हो जाएगा, पेट में हो जाएगा, छाती में हो जाएगा, पैर में हो जाएगा, हड्डी में हो जाएगा, कहीं पर भी जहां पे सेल्स ज्यादा बन गई वही कैंसर हो जाएगा उसे। ठीक है, और जो ये चेंज करा जाता है वो उसका क्या होता है, मतलब है मतलब?
एलोपैथी में सीधा सा ट्रीटमेंट किया जाता है, जो चीज समझ में ना आए उसको काट के फेंक दो। अच्छा। उसको काट दिया जाता है। मतलब कि कीमोथेरेपी क्या है, मेरी यहाँ की सेल ज्यादा बन गई है, कैंसर हो गया। अक्सर चेस्ट आपने देखा होगा ना, ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है। जी जी। कि उसमें क्या करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, कि जो स्तन होता है उसको ही काट देते हैं। मेरी एक आंटी को भी हुआ, मैं बोला आंटी जी ये क्या है, एक साइड से पोर्शन है दूसरी पर से है ही नहीं। बोली बेटा पता नहीं तेरे को, मेरे को उस टाइम सच्ची में पता नहीं था। बोली बेटा ये मेरी ना कैंसर हो गया था, तो ये डॉक्टर ने पूरा ही छाती मेरी यहाँ से यानी कि जो स्तन होता है उसको काट दिया। एक वाली चेस्ट है, दूसरी वाली चेस्ट ही काट दी डॉक्टर ने, क्योंकि उसमें कैंसर हो गया था। तो कैंसर की स्थिति में क्या करते हैं, उस पोर्शन को ही हटा देते हैं डॉक्टर, ताकि वहां की जो गंदगी और दूसरी सेल्स में ना जाए। नहीं तो अगर उसको नहीं हटाया तो वो और आगे बढ़ेगी सेल्स, वो फिर और दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगी। इसलिए एलोपैथी में उस पोर्शन को ही निकाल दिया जाता है। भैया और मेरे ऑफिस में कीमोथेरेपी ना, में लाइट्स के जरिए उसको जला देते हैं। मेरे ऑफिस में एक मैडम है, उनके हस्बैंड को बोन मैरो कैंसर हुआ, मतलब ब्लड कैंसर हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि बोन मैरो चेंज होगा उनका। तो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही बोन थी। तो मैरो मुझे चेंज नहीं हो, पता था कि ये मतलब बोन मैरो होता, मतलब ये तो आपने बता दिया बोन मैरो होता क्या है, पर कैसे क्या चेंज वगैरह होता है ये मुझे नहीं पता थी चीज, तो इसलिए आप पूछा। देखो, अब वहां पे डॉक्टर के पास क्या कंडीशन है, सबसे आसान तरीका डॉक्टर के पास मान कीमो लेते चल हैं। रहा है उनका तो। मेरी हाथ की ह्यूमरस बोन की लॉन्ग बोन है, यहाँ पे बोन मैरो में कैंसर हो गया। अब डॉक्टर के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, ह्यूमरस बोन को निकाल देगा और दूसरी ह्यूमरस बोन यहाँ पे लगा देगा। तो यानी कि उसके अंदर जो कैंसर वाली चीज थी वो बाहर निकल गई और दूसरी आर्टिफिशियल लगा दी। सामान्य सर्जरी इस तरीके से की जाती है। उनका भी डॉक्टर यही करेगा कि जहाँ पे पोर्शन है उसको बाहर कर देगा और उसकी जगह दूसरी लगा देगा। तो आर्टिफिशियल लगाएगा ना? आर्टिफिशियल आप डोनेट कर दो, आपकी लगा देगा अगर मैच कर जाए मैच तो। भी आप तो तो नहीं करनी करोगे चाहिए ना। ना भैया। हाँ वो मैच नहीं करती है, ज्यादातर आर्टिफिशियल ही लगती है। हाँ वही, फिर तो बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा ना उस चीज का, कि जो चीज 4 चीजें थी, 4 ब्लड बना रही थी तो अब 3 ही बना रही हैं, तो फर्क आएगा ना जिंदा तो बॉडी में। रहेगा ना, हाँ जिंदा मरने रहेगा से तो वो तो। अच्छा है जिंदा तो रहेगा। हाँ भैया। ठीक है, चलिए प्रेरणा जी शांति पाठ कर रही है, टाइम काफी ज्यादा हो गया। जी भैया, जी भैया। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे अपनी, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और मेरे साथ सभी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।